नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम पाते हैं कि बुद्धि से सामान्य अर्थ में ये समझा जाता है कि बुद्धि सीखने की क्षमता होती है। जब किसी तथ्य को हम समझने का प्रयास करते हैं या कोई चीज़ हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो हम कितनी तीव्रता से, कितनी जल्दी सीख लेते हैं, उसी के आधार पर हमारी बुद्धि का मापन होता है। जैसे जो बच्चा जल्दी सीख लेता है उसे हम कहते हैं कि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी है, इसीलिए वह जल्दी सीख लेता है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता है। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि को हम अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं हैं, भौतिक संसार में हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हम उनके भी बारे में सोच ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं और अनुमान व्यक्त कर ले रहे हैं, कल्पना के आधार पर नए नियमों को बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी हम ये मान सकते हैं कि हमारे अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके अंदर यह योग्यता विशेष तौर पर पाई जाती है और इसी के आधार पर वह नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए विचारों को जन्म देते हैं। समाज में जो उच्च कोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक या विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर यह अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है विशेष तौर पर ज़्यादा पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि बुद्धि जन्मजात व सामान्य ज्ञानात्मक योग्यता है। इसमें हम पाते हैं कि बुद्धि को हम लोग ये समझते हैं कि यह आनुवांशिक तौर पर, यानी कि जन्मजात, जन्म के समय से ही हमारे अंदर यह योग्यताएं मौजूद होती हैं और ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। मतलब सामान्य अर्थों में जो जितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है या जन्म से पूर्व से या जन्म से ही उसके अंदर जितनी ज़्यादा योग्यताएं होती हैं उसको हम बुद्धिमान मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुद्धि विभिन्न बातों को सीखने की योग्यता है। आपने सबसे पहले देखा था कि बुद्धि सीखने की क्षमता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि विभिन्न बातों को सीखने की योग्यता है, यानी कि हम केवल किसी एक दो क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, जैसे हम देखते हैं ना कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो उसी तरह हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, इस तरह की योग्यता को भी बुद्धि कहा जाता है। फिर है बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, यानी कि हम जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, अच्छे या बुरे, उनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, फ्यूचर में, भविष्य में हम उस ज्ञान के आधार पर, उन अनुभवों के आधार पर अपने कार्य को करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो भी उस बालक को, उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है। कहा जाता है कि वह बहुत बुद्धिमान है, उसने अनुभवों से ही सीखा है। वैसे भी अनुभव को सबसे बड़ा शिक्षक कहा गया है। तो बुद्धि को हम अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता के रूप में भी देखते हैं। फिर हम पाते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों व जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं का समाधान भी सरल तरीके से कर लेता है। वह घबराता नहीं है और कोशिश करता है कि जो भी समस्याएं उसके सामने हैं, जो भी कठिन परिस्थितियां आई हैं, उनका कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई समाधान ढूंढ ले और सरलता से उस समस्या से समाधान प्राप्त कर सके। फिर हम देखते हैं कि बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि बुद्धि जो है केवल जन्मजात ही होती है, उस पर वातावरण का भी प्रभाव होता है। जब हमें कार्य करने के अवसर मिलते हैं, हम उन अवसरों का उपयोग करते हैं, तो यह हमारा वातावरण है। लेकिन जन्म से ही हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें गुण या अवगुण प्राप्त होते हैं, उनका कब, कहाँ, कितनी मात्रा में हम प्रयोग कर लेते हैं, यह भी बुद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि केवल वंशानुक्रम को ही बुद्धि का आधार नहीं माना जा सकता। बुद्धि के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही सम्मिलित प्रभाव डालते हैं। यानी कि बुद्धि, किसी को बुद्धिमान कहने के लिए हम उनका जो अर्जित ज्ञान है, जो अर्जित गुण है और जो आनुवांशिक गुण है, उनके सम्मिलित प्रयोग के आधार पर उन्हें कहेंगे कि फला व्यक्ति, फला बालक बहुत बुद्धिमान है। फिर देखते हैं हम कि बुद्धि नैतिक व अनैतिक तथा सत्य व असत्य कार्यों में अंतर स्पष्ट करती है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं,
तो हमें सही गलत का विचार करना रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें हम सामान्य अर्थों में कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वह सही गलत, नैतिक अनैतिक, इन सत्य असत्य, इन सब में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको वो स्थापित कर पाते हैं, कि समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम देखते हैं कि कोई बालक, कोई व्यक्ति कन्फ्यूजन की अवस्था में है कि क्या सही है क्या गलत है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हमारा ये मतलब स्केलिंग होगा, ये पैमाना होगा कि फला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो जितनी जल्दी डिफरेंस कर पाए सही गलत, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य में, उसको उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा, जिससे कि सरलता से वह अपने कार्यों को कर सके। फिर इसके बाद है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि को हम परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता के रूप में भी पाते हैं। जब हमारे साथ कोई नई कंडीशन आती है, कोई नई अवस्था आती है, किसी नई जगह हमें एडजस्ट होना होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि सभी लोग एडजस्ट नहीं हो पाते और कुछ लोग जल्दी से एडजस्ट हो पाते हैं। तो जो बुद्धिमान बालक होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार, समाज के अनुसार, कार्य के अनुसार ढाल लेते हैं, या फिर परिस्थिति को ही अपने अनुकूल बदलने का प्रयास करते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें अपने कार्य को सिद्ध करना होता है, सफलता प्राप्त करनी होती है, और इसके लिए वह अपनी समस्त क्षमताओं का सही समय पर सही मात्रा में उपयोग करते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वह बहुत बुद्धिमान है। यानी कि बुद्धि जो है नई कंडीशन, नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। फिर है कि बुद्धि तर्क संगत चिंतन है। यानी कि बुद्धि लॉजिकल थिंकिंग है। जैसे मैंने पहले कहा कि सही और गलत, या फिर टू द पॉइंट बात करना, यानी कि तर्क संगत, तर्क के साथ अपनी बात को सिद्ध करना, कारण सहित बताना कि जो मैं कह रहा हूँ वह क्यों सही है और यही क्यों होना चाहिए। ये सब बातें सिद्ध कर पाना, यह भी बुद्धि के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर इस तरह का चिंतन होता है कि जो है वो क्यों है, जो होना नहीं होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग, इस तरह का चिंतन या तर्कयुक्त चिंतन भी बुद्धि के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अनेक उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह उद्देश्यहीन नहीं होते, उसके द्वारा हम उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करते हैं। यानी कि जब कोई बालक, जब कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तभी वह उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता रहता है। अन्यथा उद्देश्यहीन क्रियाएं करते रहते हैं बालक बालिकाएं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसमें साधन, श्रम, समय सबकी मतलब सब यूं ही व्यय होता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जो भी समय व्यतीत करेगा, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जिससे कि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, कोई अनुभव प्राप्त कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि की ढेर सारी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे अधिक यह अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तर्क संगत चिंतन है, और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, वह सीखने की क्षमता है एवं परिस्थितियों में एडजस्ट होने की योग्यता है, सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। अब देखते हैं हम कि बुद्धि परीक्षण का मापन कैसे किया जाता है। IQ लेवल यानी कि बुद्धि का मापन करने के पश्चात ही हम छात्रों का वर्गीकरण कर पाते हैं और उन्हें प्रतिभाशाली, सामान्य, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, इन सब क्राइटेरिया में डिवाइड कर पाते हैं, जिससे कि हमें किसी कार्य को करने में, पाठ्यक्रम को संचालित करने में, किसी गतिविधि में उनको सक्रिय करने में सुविधा होती है। क्योंकि एक ही कार्य हर बालक अलग अलग गति से करता है, तो हम सभी बालकों से एक ही तरह के रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, एक ही प्रकार के कार्य करवाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। ये जो बुद्धि परीक्षण होते हैं यह कई तरीके से संचालित किए जाते हैं। स्पेशली इनका यूज जो है शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कि विभिन्न पदों पर चयन हेतु या फिर सैन्य क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में भी इनका उपयोग होता है। और इसके आधार पर हम योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन, चुनाव कर पाते हैं। जो बुद्धि परीक्षण का मापन होता है वह इस पे मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है।
पहला प्रशासन पद्धति के आधार पर, दूसरा विषय वस्तु व भाषा के आधार पर, तीसरा रूप के आधार पर। ये जो पहला वाला है प्रशासन पद्धति के आधार पर, इसका तात्पर्य संचालन से है कि किस तरह से हम उसका संचालन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इससे पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही बालक या एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसके प्रशासन के लिए, इसके संचालन के लिए एक कुशल व अनुभवी परीक्षणकर्ता यानी कि बुद्धि परीक्षण करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वह जो जिसका बुद्धि परीक्षण का मापन करना है उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सके, उचित तरीके से सामंजस्य स्थापित करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का, और किसी बालक का, किसी बालक बालिका का हम ये टेस्ट ले रहे हैं और परीक्षणकर्ता का व्यवहार उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में असुविधा हो रही है, नहीं सही से हो पा रहा है, तो फिर यह परीक्षण सही से हो नहीं पाएगा। इसीलिए इसमें कुशल एवं अनुभवी परीक्षणकर्ता की आवश्यकता पड़ती है, तभी यह हो पाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसके आधार पर हम छात्रों को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, और उनके व्यवहार का गूढ़ अध्ययन करके, डीप स्टडी करके हम उनके लिए किसी क्रिया का आयोजन कर सकते हैं या किसी चीज़ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा आप देख रहे हैं इसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। इसमें पूरे क्लास से किसी पेपर को सॉल्व करवाया जाता है, किसी क्रिया को करवाया जाता है, और इसके आधार पर हम पूरे क्लास का मेजरमेंट कर लेते हैं कि पूरे क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो सबका IQ लेवल क्या क्या है। तो यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली लिया जाता है, बाकी और भी कई क्षेत्र में लिया जाता है, जैसे कि सेवाओं में चयन हेतु, सैन्य क्षेत्र में, जिससे कि पता चलता है कि इस ग्रुप में कितने बच्चे किस कैटेगरी के हैं। फिर हम पाते हैं कि विषय वस्तु व भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है, जिसमें 2 टाइप्स हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भी 2 टाइप्स हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण व सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य है कि पर्टिकुलर एक एक बच्चे से, एक एक व्यक्ति से लिखित या मौखिक रूप से प्रश्नों को पूछा जाए या सॉल्व करवाया जाए, फिर यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसके आधार पर IQ लेवल का टेस्ट लिया जाता है, मापन किया जाता है। ये जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें लिखित या मौखिक जो भी है, इसमें ग्रुप में छात्र छात्राओं व्यक्तियों का बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है। फिर अशाब्दिक व क्रियात्मक परीक्षण, इसमें भी सेम है, व्यक्तिगत व सामूहिक। व्यक्तिगत में अशाब्दिक यानी कि लिखित या मौखिक नहीं, कुछ क्रियात्मक या फिर सांकेतिक, इस तरह के व्यवहार का अध्ययन करके कुछ क्रियाओं को करवा के हम उनके बुद्धि का मापन कर पाते हैं। ये जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, यह पूरे विश्व में कहीं भी आयोजित किए जा सकते हैं, किसी भी जाति धर्म पर आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे कि क्योंकि ये अशिक्षित व्यक्तियों पर भी या किसी भी भाषा की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्रिया को कराना है, तो इसमें टेस्ट लेने में असुविधा नहीं होगी। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से करवाए जा सकते हैं, और ये टेस्ट छोटे शिशुओं या फिर मानसमंद बालकों, मंदबुद्धि बालकों, पिछड़े बालकों, इन सब से करवाना ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसका भी उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली होता है। फिर रूप के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है, गति परीक्षण एवं शक्ति परीक्षण। इस प्रकार हम पाते हैं कि ये जो बुद्धि परीक्षण है, यह परिस्थिति के अनुसार, बालक की योग्यता के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार इसका प्रयोग विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। जो ये परीक्षण है, इनके आधार पर हम बालकों को डिवाइड कर पाते हैं। जो ये बुद्धि लब्धि होती है, इसमें सामान्य की जो श्रेणी है वह 90 से 109 तक होती है, और सामान्य से ऊपर श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सामान्य के नीचे मंद, सीमांत मंद बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि बालक बालिकाएं होते हैं। हम देखते हैं जो सामान्य से ऊपर के बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ, इन सब के लिए
कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी वाला या स्पेशल वर्क या स्पेशल प्रोजेक्ट वर्क इनसे करवाया जाना चाहिए, ताकि इनकी प्रतिभा का सही उपयोग हो पाए। वास्तव में यदि प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होगा तो फिर वह अपनी प्रतिभा का गलत क्षेत्र में उपयोग करते हुए समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। ठीक इसी तरह सामान्य से नीचे के जो मंद, सीमांत बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, महीन बुद्धि और जड़ बुद्धि बालक हैं, इनको अगर विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से या विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से हम सामान्य धारा में नहीं ले आएंगे, सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन करना नहीं सिखा पाएंगे, तो फिर यह पिछड़े ही रह जाएंगे और यह सामान्य जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। वास्तव में शिक्षा वही शिक्षा है जिसमें सभी बच्चे सामान्य जीवन यापन कर पाएँ, सामान्य धारा में आ पाएँ, तभी हमारी शिक्षा सफल हो पाएगी और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का संचालन सही तरीके से हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।